आइए बिना किसी भूल करके मैं आरंभ कर देता हूँ। धन्यवाद सर जी। आज इस द्विदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के आज द्वितीय सत्र के प्रमुख अतिथि अर्जुन चौहान जी, इनका मैं संक्षिप्त में परिचय बताती हूँ। ये प्रोफेसर एवं पूर्व अध्यक्ष है हिंदी विभाग शिवाजी विद्यालय कोल्हापुर। इनकी शिक्षा MA PhD हिंदी में BEd हो गई है। इनके प्रकाशन है उपन्यासकार राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव के उपन्यासों में मध्यम वर्गीय जीवन, अनुवाद चिंतन, अनुवाद समस्याएं एवं समाधान, आधुनिक हिंदी कालजयी साहित्य, मीडियाकालीन हिंदी स्वरूप एवं संभावनाएं, ये इनका समीक्षा ग्रंथ है। जरा याद करो कुर्बानी वैचारिक व्यंग्य निबंध है और जय बोलने वाले यह इनका काव्य संग्रह है। तो इसमें उन्होंने कई तरह के नौजवानों के लिए अलग अलग काव्य संग्रह इसमें लिखे हैं। समकालीन उपन्यासों का वैचारिक पक्ष, विमर्श के विविध आयाम, संपादन, साहित्य मंजूषा, साहित्य विविधा, कहानी कलश, संस्मरण वाटिका, मध्ययुगीन काव्य पीयूष, अभिनव काव्य सौरभ, कहानी के प्रतिमान, निबंध के प्रतिमान, कविता के प्रतिमान, गद्य के रंग, काव्य अभिलाषा, व्यवहारिक हिंदी, वाणिज्य व्यवहार, कथालोक, श्रेष्ठ रंग, एकांकी, मध्यकालीन काव्यलोक, आधुनिक काव्यलोक, युवा भारती, व्यवहारिक हिंदी, साहित्यलोक, भटको नहीं धनंजय, हिंदी आधुनिक गद्य, मध्यकालीन एवं आधुनिक काव्य, अनुवाद डेरा डगर, मराठी आत्मकथा गबाल का हिंदी अनुवाद 2001 में किया है। क्षितिज स्पर्श मराठी लेखक विकास खांडेकर के कहानी संग्रह, सुनील कुमार लौटे का हिंदी अनुवाद मुद्रणाधीन, होटल मेरा देश, मराठी साहित्य DB रत्नाकर लिखित होटल माझा देश और का हिंदी अनुवाद, अंधेरे में बैठा हुआ काला मट्टर, बैल, सुप्रसिद्ध मराठी लेखक श्याम मनोहर के मराठी उपन्यास कल का हिंदी में नाट्य रूपांतर किया है। इनको बहुत सारे पुरस्कार सम्मान प्राप्त है। महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी का पंडित महावीर प्रसाद हिंदी निदेशालय द्वारा हिंदी तर भाषी हिंदी लेखक पुरस्कार 2003 में मिला है। सृजनात्मक साहित्य, इनकी विशेषज्ञता है अध्यापन, संपादन, अनुवाद। आज इनका विषय है आंखों देखे विचार और वाणी के रत्न अटल जी। तो आज के इस प्रमुख अतिथि, इनका मैं सबसे पहले शब्द सुनने से स्वागत करती हूँ और सबसे पहले अध्यक्ष का स्वागत विनोद कुमार वाइकर सर जी कर रहे हैं। बाजू सर साइड प्लीज और प्रमुख अतिथि का स्वागत प्रोफेसर डॉक्टर अर्जुन चौहान जी का डॉक्टर जोशी सर जी कर रहे हैं।
हे पटेल उठकी पुढे ते नाही हे त्याच्याकडे उठून काढ की हे बाजू सर हे पटेल हे पटेल आज खुशी की बात तो यह है कि मेरे पीएचडी के गाइड देवीदास उंगे सर जी अध्यक्ष के रूप में है और मेरे मराठवाड़ा की संवेदनशील हिंदी कविता एक अनुशीलन ये जो मेरा पीएचडी का विषय है तो उसमें से जो कवि है वह है अतिथि के रूप में आए हुए अर्जुन चौहान जी। तो उनका तो इस हमारी संगोष्ठी में आज जो अर्जुन चौहान जी आ गए हैं तो उन्हें 30 अप्रैल 2003 को तत्कालीन प्रधानमंत्री आज जो उनके विषय में अंकोदय के विचार और वाणी की रचना अटल जी तो इनके हाथों से ही उनके करकमलों से उन्हें अहिंदी भाषी हिंदी लेखक राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। तो मैं उसे विनती करती हूँ कि वह अपना विचार व्यक्त करें। मंचासीन और मंचोन्मुख देवी और सज्जनों, असल में इस मंच पर आप सबका अभिनंदन और विशेषतः आप सबको एक मंच पर लाने वाले इस महाविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष और संयोजक का मैं तहे दिल से अभिनंदन करना चाहूँगा। सिर्फ औचित्य नहीं है, जरूरत भी है अटल जी को याद करने की, अटल जी को नमन करने की और उनके विचारों का अनुगमन करने की। इसलिए मुझे जब कहा गया कि आपका एक लेख चाहिए, मैंने कहा एक लेख में समाने वाले अटल जी का व्यक्तित्व नहीं है। और मुझे सुनिए, अगर आपको चाहिए तो उन्होंने कहा कि स्वागत है सर, आप आइए, और बार बार संपर्क किया। और मेरा यहाँ उपस्थित होना विनोद जी के कारण है और हमारे मित्र जो है देवीदास सिंह जी के। तो मेरा जो विषय था, आंखों देखे विचार और वाणी के रत्न अटल जी। भारत रत्न तो है ही, मुहर लगी है, वो विचार और वाणी के भी रत्न है। और वो आंखों देखे हैं, किताबों में पढ़े हुए जो है वो सबको मालूम है, मुहर लगी है, किताबें प्रकाशित है, हाथों में प्रकाशक के पास है, हम सब पढ़ते हैं। तो दोबारा अटल जी को पढ़ने का, याद करने का, और निवेदिका ने जो घोषणा की, तो मेरा सम्मान आज से 25 साल पहले उनके हाथों हुआ, जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। और जब नहीं थे प्रधानमंत्री तब भी जो है इनसे, जहां विश्वविद्यालय में मैं नहीं आया था, मैं महाविद्यालय में था, कर्मवीर भाऊराव पटेल महाविद्यालय, तब का इस्लामपुर, आज का ईश्वरपुर,
वहां मैं सेवारत था, वरिष्ठ महाविद्यालय में पढ़ाने का काम करता था। एन.डी. पाटिल जी का कॉलेज था और चयन का बेस सिर्फ गुणवत्ता था। आज के परिप्रेक्ष्य में इसका जिक्र, और अटल जी वहां पर आए थे और जब मेरा सम्मान उनके हाथों किया था, अनुपात में मैं बता दूंगा, लेकिन जब मैंने याद दिलाई कि पहली बार आपको वहां सुना जहां मैं सेवारत था, तो बोले कैसे है अन्ना डांगे जी, कैसे है अन्ना डांगे जी। तो उनके कार्यकर्ता इस्लाम को थे, आज के ईश्वर को थे। है तो वहां से लेकर के उनके हाथों सम्मानित होना और उनके निवास में ये आयोजन किया था। भारत सरकार के प्रधानमंत्री का इतना निवास विशाल है कि वहां सभागार है, लेकिन साहित्यिक कार्यक्रम उन्होंने अपने यहां रखा। थोड़ा आगे आगे लेने की कोशिश करेंगे इसको। क्या समय बचेगा इससे। मैं पीपीटी कभी करता नहीं असल में, लेकिन मुझे लगा कि इस बार थोड़ा ये होना चाहिए। तो हाँ, इस विषय के बारे में मैं जिक्र करूंगा कि 25 दिसंबर 2025 को 100वीं जयंती जिनकी थी, संयोग था ये, बहुत अच्छा किया। मुझे लगता है कि मेरी अपनी जानकारी में देश की ये पहली संगोष्ठी अटल जी पर केंद्रित है इस दिन। और दूसरा कि अटल जी के विचार और वाणी के रत्न, भारत रत्न है लेकिन विचार के भी रत्न और वाणी का ये विषय, और देश के निर्माण में उनका जो योगदान था वो योगदान अपूर्व था और आज वो अधिक प्रासंगिक है, रिलेवेंट। और उनका चिंतन, उनका स्मरण समय ही नहीं युग की मांग बन गया है। और आज इसलिए इस विषय को लेकर के ये गोष्ठी अधिक महत्व रखती है, इतना मुझे कहना है। अगला अटल जी विचारों के रत्न सिर्फ भारत के लिए विचारों के रत्न कम है, उनमें अटल जी है। और उनके विचार जो है, दो जो स्रोत है, एक तो उनकी लिखी हुई बातें और उनकी कही हुई बातें। तो ये जो विचार है, दोनों ने लिखा हुआ और कहा। पहली बात कि मानव अधिकार की हिमायत अटल जी ने सबसे ज्यादा, जो भारतीय संविधान में है, ह्यूमन राइट कमीशन, और कई धाराएं हैं उसमें जो अटल जी उसका अनुगमन करते हैं। और पहली बार जब अटल जी को भेजा भारत के प्रतिनिधिमंडल में और जिम्मेदारी सौंपी थी संयुक्त राष्ट्र संघ में, तब उन्होंने भारत क्या करता है, मानव अधिकार की हिमायत करता है, ये पहला विचार। दूसरा कि भारत आम आदमी की उन्नति और प्रतिष्ठा चाहता है, ये अटल जी के विचार। आम आदमी की, जब ये शब्द नहीं था, बाद में आया, ये अटल जी का विचार। सिर्फ उन्नति नहीं, उसकी प्रतिष्ठा, उसका गौरव। रंग भेद का जड़ से उन्मूलन करना मेरे देश का लक्ष्य है। रंग भेद तो वहां जाकर के जिस जमीन पर ज्यादा था उसकी जरूरत थी, पहली बार और जबरदस्त हिमायत उन्होंने रंग भेद के खिलाफ बात की थी। भारत सभी देशों से मैत्री चाहता है, प्रभुत्व नहीं, प्रभुता नहीं। जबकि अंग्रेज सभ्यता और संस्कृति ने प्रभुता चाहिए थी और 150 साल हमें भी उसको भुगतना पड़ा। तो भारत क्या चाहता है, मैत्री चाहता है, फ्रेंडशिप चाहता है, दोस्ती चाहता है। वो दोस्ती नहीं 14 फरवरी वाली क्वारंटाइन डे में, वो दोस्ती की जिस पर हमें गर्व होगा और वो दोस्ती की मिसाल होगी। मैत्री चाहता है, अलग प्रभुत्व नहीं। ये विचार। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि मानव का भविष्य और मानव का कल्याण, ये अटल जी के विचार केंद्र है। घोषणा उन्होंने की, वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात सारा विश्व एक परिवार है, ये अटल जी के विचारों के केंद्र है। ये मान्यता तो अटल जी के पहले भी थी, लेकिन बल लेकर के जब उन्होंने कहा कि मेरा देश इसका हिमायत है, इसका कायम है,
तो पूरा विश्व एक परिवार, ये वाला विचार जो है अटल जी ने बड़े मन से, और नर नारी बालक की प्रतिष्ठा और न्याय, ये तीनों सबसे ज्यादा हो गया उनके से। नर, नारी और बालक, तो इन तीनों की प्रतिष्ठा हो जाए, इन तीनों को न्याय देना है। इसका मतलब कहीं ना कहीं अटल जी के दिल में ये था कि ये सबसे ज्यादा अन्यायग्रस्त है, और संविधान में इस सब के लिए प्रावधान है कि बहुत ज्यादा इसका तुक मिलाने का और ये जहमत करने का मुझे कोई ये नहीं लगता। जो बात कही थी इसका निचोड़ था। और फिर लोकतंत्र और आजादी का संरक्षण, ये भारत चल रहा है। अटल जी के विचार कितने परिपूर्ण थे और कितने डंके की चोट पर जो है दुनिया के सामने उन्होंने रखे थे, इससे उनके विचारों का प्रौढ़त्व जो है सामने आता है कि मैं लोकतंत्र का हिमायत और आजादी का आज के संदर्भ में, इसलिए अटल जी सबसे अधिक प्रासंगिक है। और अंतिम बात मैं कहूंगा विचारों की, वैसे अंतिम नहीं है लेकिन ये चुनिंदा विचार है, बहुत सारे हैं, लेकिन ये 9 विचार मुझे दिखाई दे नवरत्न के रूप में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी। और ये जो मंतव्य उन्होंने व्यक्त किया था जय जगत के जयघोष से, स्थानीय अधिनिवेश होता तो जय हिंद भी कहता, जय महाराष्ट्र भी कहता, जय धाराशिव भी कहता मेरे ना, जय जगत। तो भारत किस काटी का देश है, वहां इस तरह के लोग विचारों के, उन्नत विचारों के हैं। जय जगत और धन्यवाद। और वाणी के इसमें अल्लाह मुद्दा आ जाएगा, लेकिन धन्यवाद है ना, शुरू से लेकर के अंत तक ये भाषण वाणी के रत्न में नहीं हुई नहीं, ये पहले व्यक्ति थे, पहले भारत के रत्न थे कि जिन्होंने हिंदी में भाषण किया, और सब ध्यान से सुने। आगे हो जाए, चलिए अब ये जो 9 रत्न के 9 मुद्दे जैसे मेरे दिमाग में आ गए, तो ये चुनिंदा पड़ाव पर उनके विचारों की जो मैच्योरिटी है, प्रौढ़त्व है, और सबसे बड़ा उनका कद साबित होता है, वो तो है, लेकिन उनके सबूत क्या है? इन विचारों के पड़ाव के सबूत मेरी निगाह में आ गए तो 3 प्रधानमंत्री है इस देश में। पहले जो है पंडित नेहरू की निगाहों में अटल जी। नेहरू जी ने जब उनको धैर्य से और ध्यान से सुना था, गौर से सुना था, तो उनको लगा और उन्होंने खुले में घोषित किया था संसद में कि अटल जी कभी इस देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। यूं ही नहीं, नेहरू जी जैसा करने वाला कोई नहीं देखा। और एक घटना घटित हुई थी, नेहरू जी ने एक बड़े देश के नेता के सामने भी ये कहा था कि मेरे देश के भावी ये प्रधानमंत्री। दूसरे प्रधानमंत्री, दूसरे मतलब क्रम से नहीं बता रहा हूं कि तीनों ने जो अटल जी के बारे में विचार किए थे, तो नरसिंह राव जी थे। नरसिंह राव जी ने शपथ ग्रहण किया तो अटल जी को 2 दायित्व सौंपे, और उन दोनों में से एक था कि संयुक्त राष्ट्र संगठन में इस देश का प्रतिनिधित्व करने वाला मंडल जो जाएगा उसका नेतृत्व आप करेंगे, मतलब आप अपने देश की भूमिका। विपक्ष के नेता को सरकार इस देश की उस समय की अटल जी के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र संगठन में मंडल भेज रही है, ये बहुत बड़ा फैसला था। छोटे आदमी का इस तरह का काम नहीं था, ये सौंपने वाले का और करने वाले का दोनों तरफ से वो बड़ा काम था। और दूसरा एक दायित्व उनको सौंपा था, वो था कि एक बंद लिफाफा, और बंद लिफाफे में उन्होंने क्या दिया था, ये सिर्फ देने वाला और उसको पाने वाला जानता था। बाद में वो बात साबित हो गई। अच्छा, उसमें ये था कि जब तक नरसिंह राव जी जीवित थे तब तक ये काम नहीं हुआ, लेकिन जब अटल जी प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने याद किया कि मुझे ये दायित्व सौंपा था कि पोखरण में परमाणु परीक्षण का काम था। और पहली बार असफल हुआ जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी,
किया 1974 के करीब की बात है। तो सफल नायक हुआ तो अटल जी ने वो याद रखा और आपको याद है कि पोखरण का वो दूसरा परमाणु परीक्षण का काम किया था। हम गांधी जी के देश के निवासी है, ये बात सही है, इसलिए आपने सही कहा क्षीरसागर जी ने कि हमारे देश में किसी पर हमला नहीं, बहुत अच्छी बात। लेकिन अगर कोई हम पे हमला करेगा तो क्या हम अण्वस्त्र से खाली रहेंगे और हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? तो ऐसा नहीं। इसलिए हमारे देश में भी अण्वस्त्र बनाने का काम दिन रात जारी था और अभी भी है, और उसका परीक्षण करना था। और वो काम अटल जी को जो सौंपा था वो उन्होंने अपने प्रधानमंत्री पद के कार्यकाल में निभाया। तो ये दूसरे प्रधानमंत्री ने जो विश्वास सौंपा था, उनको जब खुद प्रधानमंत्री बन गए तब उसका जो क्रियान्वयन किया, इसलिए अटल जी का विचार चिंतक होना। और तीसरे प्रधानमंत्री है राजीव गांधी जी। और राजीव गांधी जी का ये जो नेतृत्व था, तो जब राजीव गांधी जी नहीं रहे थे तब संसद में अटल जी ने ये घोषित किया था कि मैं आज जो जीवित हूं राजीव गांधी के कारण जीवित हूं। और विरोधी दल के दोनों, अच्छा हुआ कि आप जानते हैं, लेकिन मैं घोषित करना चाहूंगा कुछ नई पीढ़ी के प्रतिनिधित्व कि अटल जी बीमार थे और इलाज के लिए अमेरिका जाना था, और इतना उनके पास धन द्रव्य दौलत थी नहीं कि इलाज जाके कह रहे। ये बात राजीव गांधी को जब प्रधानमंत्री थे तो मालूम हुई, उन्होंने उनको बुला लिया अटल जी को और अटल जी से कहा कि मैं एक प्रतिनिधित्व मंडल भेज रहा हूँ, उसमें आपका नाम डालता हूँ और अमेरिका जाना है, वो वहाँ का नेतृत्व भी करेंगे और वहाँ आपको अपना इलाज करना सुलभ होगा। और वो हुआ। अटल जी ने अपना दायित्व निभाया और स्वास्थ्य को जो ऑपरेशन करना था वो हो गया और आगे। और अटल जी के शब्दों में उन्होंने कहा है कि मैं आज राजीव गांधी जी के कारण जी, ये कृतज्ञता, ये कोई बड़े हृदय का, बड़े विचार, कलेजे का चिंतक ही व्यक्त कर सकता है आज के संदर्भ में। इसलिए आपका आयोजन बहुत अधिक सार्थक है। इस तरह के आयोजन करना मतलब मूल्यों को जीवित रखने का काम करना है। ये राजीव जी के बारे में और अटल जी के दोनों कौन बड़ा है? मुश्किल है निर्णय करना, भेजने वाला या उसके प्रति कृतज्ञता जताने वाला, बताइए मुझे। और फिर आगे जब प्रधानमंत्री बने तो जय जवान जय किसान शास्त्री जी का नारा तो भाई वो पहले अटल जी है कि उन्होंने एक और जोड़ दिया और जय विज्ञान। तो विज्ञानिष्ठ थे अटल जी, केवल साहित्यकार नहीं थे, राजनीतिक नहीं थे, विज्ञानिष्ठ। ये विचार भी है। और बात कि 13 दिन में इस्तीफा दे देने का फैसला जो है अटल जी ने किया था, मैंने खुद देखा, मैं खुद देख रहा था उस समय का दृश्य संसद का दूरदर्शन से, कि जब उनको पता चला, मैं ध्यान चाहूंगा आप सबका, जब पता चला कि बहुमत जुटाना संभव नहीं है तो संसद का अधिवेशन बुलाया और संसद में बहुत जबरदस्त भाषण दिया। वो भाषण आज आप देख लीजिए। और 13वें दिन में उन्होंने कहा कि चलो मैं अब जाकर के देश के राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया और चले। मुझे लगता है कि अगला मुद्दा जो है उनके विचारों को स्पष्ट करने वाला कि गठजोड़ और जोड़तोड़ की नीति उनको अमान्य थी। आज के संदर्भ में अगर ऐसा होता तो बात इस तरह के संगोष्ठी की विषय अलग होता। और आगे वही कहते हैं उनके इसमें कि सत्ता और बहुमत के लिए खरीद फरोख्त गवारा नहीं है मुझे, खुद उन्होंने। और घोड़ेवाला महाराष्ट्र में बहुत चर्चित शब्द है, इस तरह की स्थिति है। 4 दशकों तक संसद सदस्य चुने जाने का इसका प्रमाण है कि अटल जी विचारों के रत्न थे। कौन बेचता है? 4 दिन नहीं बेचते। अब देख लीजिए, अगले साल रेस्ट देते हैं आपको अगर काम नहीं करते तो है, लेकिन 4 दशक तक। और संयोग से जहां से वो चुन करके आते थे वहां में छात्र जीवन में गया, नहीं ग्वालियर में जो हिंदी के
जाने का अवसर मिला तो वहाँ जिज्ञासावश हमने कहा कि आप अटल जी को चुन करके देते, तो मानसिकता हमने देखी और सुनी कि बोले कि कोई उनके दत्ताटी का है ही नहीं, और लोगों ने ये कहा कि भले उनकी सरकार न बने लेकिन हमारा प्रतिनिधि तो हम बहुत अच्छे योग्य थे। आज इस तरह के लोगों के लिए भी जो अपना प्रतिनिधि को भेजते हैं, प्रतिनिधि जिम्मेदार नहीं है, भेजने वाले जिम्मेदार है। वो अगर गलत या सही काम करे तो आप फूल के लिए और पत्थर के लिए आप जिम्मेदार, इसलिए और फिर राजकुमारी कौर की बेटी नमिता भट्टाचार्य को दत्तक पुत्री के रूप में स्वीकारना ये मामूली बात नहीं थी। कोई पुत्र को भी दे सकते हैं अपनी विरासत चलाने पढ़ाने के लिए, लेकिन नहीं। और आपको याद होगा कि मुखाग्नि देने का काम जो है इसी नमिता भट्टाचार्य ने उनके क्रांतिकारी और वैचारिक व्यक्तित्व का जो है प्रभाव है, नहीं साबित सकते हैं। ये कुछ पड़ाव थे। फिर अटल जी जो है अनुभूति के आईने में मैं देख रहा हूँ, जो उनके वैचारिक पक्ष को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। इसके कुछ बिंदु मैं आपको बता दूं और बहुत ज्यादा, लेकिन इसको बताना जरूरी है कि वर्ष 2001 और 2002 के पुरस्कारों का वितरण जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पुरस्कार दिए जाते थे, आज एक कहना पड़ रहा है। आगे विवेचन में मेरी बात का जिक्र होगा कि पुरस्कार घोषित हुए थे, हर साल 9 लोगों को दिया जाता था। 2001 में मुझे चुना गया था। अनुवाद समस्याएं और समाधान किस किताब की, ट्रांसलेशन प्रॉब्लम चार्ज सोल्यूशन किस किताब की। और उस समय के निदेशक ने कहा था कि सर आपकी किताब की भूमिका पढ़ करके हमें लगा था कि इसको देना चाहिए, लेकिन आप पुरस्कार घोषित हुआ इसलिए हम कहते हैं, लेकिन पुरस्कार की डेट मंत्री महोदय की डेट नहीं मिली और इसलिए 2002 के भी पुरस्कार वितरित होना रह गया था। और हमको बताया था कि जैसे मंत्री महोदय की डेट आएगी तो आपको सूचित किया जाएगा। और 24 तारीख को हमारे घर पे फोन आया गुलाबपुर में कि पुरस्कार की डेट 30 अप्रैल को हो रही है और आपको आना है। मिसेस चौहान ने फोन उठाया, बोली कि वो तो घर में नहीं है और मैं घर में कम रहता हूँ, बाहर जा रहा गवाह है अभी भी, अब पहले से ज्यादा बाहर जा रहा हूँ, आजाद। और दूसरी बात कि मैं था मुंबई विश्वविद्यालय में और एक गोपनीय कार्य चल रहा था और वहां भी किसी को मोबाइल का समय ही था नहीं, लैंडलाइन होना बहुत बड़ी बात थी, तो मोबाइल की बात है। तो बोली कि ठीक है मैं उन तक शाम को ये करूंगी। तो उन्होंने फिर हमारे मित्र के लैंडलाइन से संपर्क किया और मुझे बताया कि ऐसा है। तुरंत मैंने देखा कि चलिए कल बात करनी है निदेशक से, डायरेक्टर से। और कल दोपहर में मैंने बात की कि माफ कीजिए कि हम पुरस्कार के लिए नहीं आ सकते। बोले क्यों सर, ये इतना बड़ा है और प्रधानमंत्री अटल जी के हाथों देने जा रहे हैं। मैंने कहा कि मैं इसलिए नहीं आ रहा कि आना नहीं चाहता, मैं आना चाहता हूँ, लेकिन सारे आरक्षण 4 दिन में उपलब्ध कहीं से भी नहीं, पूना से नहीं, कोल्हापुर से नहीं, मुंबई से नहीं, कहीं से नहीं मिला है दिल्ली के लिए। तो बोली सर आपको कल दोपहर में बताया तो चलेगा? बोले हाँ चलेगा। मैंने कहा चलेगा। तो कल दोपहर में फोन आया कि आप फ्लाइट से आइए। और जिंदगी में पहली बार सपत्नी फ्लाइट से बैठा, उसका श्रेय अटल जी का। इस बीच हुआ ये था कि उन्होंने उनसे पूछा था कि लोग तो ये कह रहे हैं, कौन कह रहे, तो मेरा नाम बताया। बोले आपने कहा क्योंकि ट्रेन से आए, उनको फ्लाइट से बुलाइए। तो ये उनका डिसीजन था। और फिर तुरंत जो है संभव हुआ गए और उनके निवास में, जो बहुत बड़ा निवास, एक विश्वविद्यालय को भी इतना बड़ा कैंपस नहीं, इतना प्रधानमंत्री का निवास है दिल्ली में, कभी भी आप जा सकते हो, बहुत बड़ा सभागार है। तो अपने सभागार में देश के 18 लोगों को मंत्रिमंडल आला उनके उसमें था और खुद उन्होंने अपने हाथों से सम्मानित किया। तो 4-5 दिन पहले वो अटल जी का जो निर्णय, कई लोग मिले और शामिल हुए। 30 अप्रैल 2003 को ये पुरस्कार समारोह हुआ। उसके बाद वो आरक्षण की बात आ गई। दिल्ली में निदेशालय के निदेशक ने बहुत अच्छी भूमिका, और मुरली मनोहर जोशी जी एचआरडी मिनिस्टर थे, वो भी साहित्य के और अटल जी के पक्ष के मानने वाले थे। खुद डॉक्टरेट के रिसर्च के इलाहाबाद विश्वविद्यालय उनका अपना काम था। तो अटल जी के निवास के सभागार में ये था और कई लोग आए थे और साथ में कैमरे लेकर के, बैग लेकर के। हमारे साथ भी हमारी पत्नी थी और आपको याद दिलाऊं कि कम से कम 70 और 75 से ज्यादा उम्र वाले लोग थे, 80 तक के
आसपास के, और उनके साथ मंच पर लाने के लिए एक तो कम से कम साथी था। मेरे साथ भी साथी थी, मेरी अपनी पत्नी थी, लेकिन मैं 40 साल का था, मेरे साथ मुझे मंच तक पहुंचाने वाला कोई नहीं था। राजेंद्र यादव ने कहा था, उस समय कहा था कि इस देश में पुरस्कार बूढ़ों को खुश करने के लिए दिए जाते। मैंने उस समय उनका विरोध किया, और मुझे अनुवाद चिंतन के लिए जो मिला था, आपने बताया ना, उस समय तो 31 का था, और अनुवाद चिंतन आ गया और उसको मिल गया। फिर 2-3 साल बाद इसको मिल गया, जो अटल जी के हाथों मुझे दिया गया। तो राजेंद्र यादव से मैंने इसलिए लड़ाई लड़ी थी, वैचारिक लड़ाई थी। मैंने कहा कि ये है, तो बोले आप अपवाद हैं। मैंने कहा ज्ञानपीठ का विनोद कुमार शुक्ल जी जो गुजर गए, तो एक मुझे भी ये आया मैसेज की वो नहीं रहे। उसी दिन हमारे रायपुर में रहने वाले जो बड़े कवि जो है, उन्होंने पोस्ट डाली थी गिरीश कुमार जी। तो मैंने लिखा, उस समय भी लिखा कि विनोद कुमार जी का न होना आज जो है इस देश में बहुत दुखद है। विनोद कुमार शुक्ल जी ने ज्ञानपीठ 1 महीना पहले उनको दिया गया, और इसका जिक्र मैंने किया कि ज्ञानपीठ का कद बड़ा हुआ, विनोद कुमार जी का नहीं बढ़ा। पुरस्कार देने के बाद उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ती है जिसको दिया जाता है, और इसलिए फिर वो आगे जिम्मेदारी से लिखता है। मैं आपको बताऊं कि यदि अटल जी के हाथों सम्मान न होता तो 60 से अधिक किताबों का लेखन किया होता। तो इसे अपने देते समय चलेगा कि आप सब पढ़ेंगे, लेकिन अच्छा है कि थोड़े में। और अब मैं बता रहा हूं 20 से अधिक किताबें मेरी टेस्ट फाइनल ग्रुप रीडिंग के साथ। मैं अपने मित्र को बता रहा हूं एक किताब उसमें आपको कैसे बता। अब जिनको देना था बहुत पहले नहीं हुआ ना, उस समय आप पार्ट टाइम लेकर, क्योंकि मेन कर्तव्य हमारा था पढ़ाना विश्वविद्यालय, उस समय पार्ट आप फुल टाइम लेकर लिखने से निजात नहीं है। 15 घंटे लिखता हूँ, जहां बैठ करके लिखता हूँ, उससे बाहर से खाने के लिए अपने मुताबिक। इस तरह का कमरा ग्रंथालय की 10,000 किताबें हैं, और 15 या 16 घंटे का लिखने का काम उसमें नहीं करता। निदेशालय से बाद में एक पुस्तिका छापी, पुस्तिका नहीं, बड़ा ग्रंथ छापा था स्वर्ण मजदूरी वर्ष के उपलक्ष्य में, उसमें एक पन्ना मेरे लिए दिया है। महाराष्ट्र के 2 लोगों को दिए, उसमें एक पन्ना मुझे दिया है, वो अंक है। उसमें एक के सरदार पूजाओ भाई में रह करके भी काम करते थे, और एक अर्जुन चौहान। उसमें भी मैंने ये स्वीकार किया है, यदि अटल जी के हाथों मेरा सम्मान न होता तो शायद समीक्षा की दुनिया में मेरा नाम इतना बोले, ताकि मोटिवेशन 40 साल की उम्र में पुरस्कार अगर आपको दिया जाता है, और गिरीश कर्नाड सिर्फ एक अपवाद है कि 55 साल की उम्र में उनको ज्ञान से दिया गया, बाकी सब 70-75 उनको लेकर के मैंने राजेंद्र यादव से लड़ाई की थी। लेकिन बाद में मैंने माना, उनको कहा कि आपका कहना सही है, एक आध अपवाद है, लेकिन बाकी सब ऐसे हैं। तो विनोद कुमार शुक्ल के जाने के बाद मैंने जो परसों बात की थी, विनोद कुमार शुक्ल जी को यदि नौकर की कमी या किलेगा तो देखेंगे, या दीवार में एक खिड़की रहती थी, आज तो सुराग भी रहता है कि नहीं पता नहीं, तो उस समय अगर दिया होता तो इस पुरस्कार का देने वाले का और बढ़ सकता। परसों एक नॉर्वे से अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी का आयोजन था, नोबेल विनर को उन पर बोलना था। तो मैंने ये कहा था, आज के संदर्भ में वो प्रासंगिक मुझे लगता है दोहराना इसलिए जरूरी है कि 113 साल बाद भी कोई नोबेल लिखने वाला साहित्यकार हमारे देश में पैदा नहीं हुआ। 1912 में जो गीतांजलि को दिया गया मुझे रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य नोबेल की मैं बात करूं, तो ये चीज है कि सही समय पर अगर सही आपका सम्मान किया जाता है, लिखने वाले की जिम्मेदारी और बढ़ती है, और आम जनता से और तेज कर रहा हो कि वो लिखता है, लिखना चाहिए। तो ये बात थी कि अटल जी ने बहुत सारे साहित्यकारों को बढ़ावा दिया, ये उनके विचारों का जो है बड़प्पन है। और ये कार्यक्रम, और एक बात कि सेमीफाइनल वाला नीचे से ऊपर उद्घोष शब्द उस समय जो था, तो हमें पुरस्कार प्रदान किया जा रहा था, अटल बिहारी वाजपेयी जी का बोलने का वक्त आ गया। बोलने के लिए जब वो मंच पर खड़े हो गए, तब उन्होंने कहा कि हमारा निवेदक या उद्घोषक वो बार बार
50,000 की राशि पर बल लेकर के कह रहा है कि डॉक्टर अर्जुन चौहान को रुपए 50,000 की राशि देकर के नवाजा जा रहा है। बोले 50,000 बार बार कह रहे हैं, और 50,000 बहुत ज्यादा है क्या? बोले 1 लाख की, और उस फंड से आगे की और 1 लाख ये इसलिए विचारों और तब से लेकर के वो आगे चल रहा है कांग्रेस में। अब उस पुरस्कार की क्या हुई मैं नहीं उसमें गहराई में जाना चाहता, इसलिए ये सेमिनार आज का प्रासंगिक मूल्यांकन पुनर्मूल्यांकन हमें करना है कि क्या अटल बिहारी की परंपरा को हमने आगे बढ़ाया या अवरोध करें। और ये चीजें ये अनुभूति के आईने में है, ये बहुत कम लोग जानते हैं, इसलिए मुझे लगा कि किताबों पर पढ़ने वाले बहुत होंगे, उनका ये प्रश्न हाँ ये वो सम्मान था। मुझे मनोज जोशी जी है, मैं सफारी में था, 20 साल के बाद मैंने सफारी नहीं पहनी है, उसके बाद मुझे लगा कि मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है, तो मैं इसी अंदाज में रहता हूँ चाहे कोई किसी भी ना हो। ये है ये सम्मानित कर रहे हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार से संलग्न केंद्रीय हिंदी विद्यालय नई दिल्ली की ओर से पहली भाषी हिंदी लेखक राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर अर्जुन चौहान अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री के हाथों सम्मान। तो ये चीज मेरे जीवन के लिए प्रेरक साबित हुई। इसका मतलब ये अगर न होता तो मैं बता नहीं सकता आपको कि मैं इस क्षेत्र में इतना योगदान कर पाता कि न कर। तो ये है, आपको देखें है ना, वाणी के बारे में बताना है मुझे, विचार के रत्न के बारे में मैं बताता चले और कुछ बिंदु छुपे हो तो थोड़ा सा और ऊपर अब ये जो है कि साहित्य धर्मी विचार जी क्यों जो है इस तरह के ऊंचे विचार करते थे और व्यवहार करते थे। तो सबसे पहले कि खुद श्रेष्ठ साहित्यकार थे, उनके पीछे की विरासत जिन्होंने देखा पढ़ा विचार चिंतन कल से चल रहा है, तो वो ये जानते हैं कि उनके पिताजी भी बहुत अच्छे रचनाकार पंडित थे और बहुत अच्छे कवि थे। तो ये विरासत के रूप में उनको मिला था और साहित्यकार का खुद साहित्यकार होने के नाते वो गौरव करते थे, उनके पत्रकार थे, संपादक थे, वो सब चीजें आप जानते हैं। लेकिन ये सब उनके विचारों के दर्शक साहित्य और साहित्यकारों के प्रति उनके मन में गजब का आदर भाव प्रोत्साहन हेतु पुरस्कार राशि बढ़ा देना, फिर साहित्यिक समारोह में स्वयं मौजूद रहना, या बाकी लोग अभी खुद नहीं रहते उसको भेज देते हैं और फिर उद्घाटन में जाते हैं है ना, क्योंकि वो रोड रहते हैं आजीवन रहेंगे है। तो ये खुद समारोह में और साहित्यिक समारोह में अटल जी का होना बहुत बड़ा प्रेरणादायी था। और सबसे ज्यादा उनके प्रिय विषय उनके विचार प्रति रक्षा थे देश प्रेम, मानवता के प्रति मूल्यवत्ता, लोकतंत्र के प्रति आस्था। ये सारे उनके विचारों को दर्शाने वाले बिंदु है और उनकी सारी रचनाएं, इस पर मैं 1 मिनट भी नहीं गवा दूंगा, आगे थोड़ा सा 1-2-3 महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि आपने बताया कि रगरग में हिंदू मेरा परिचय मृत्यु या हत्या, अमर बलिदान और फिर पहली ये सारी संसद के 3 दशक, हालांकि 3 दशक है नहीं, वैसे 4 दशक उन्होंने बिताए, लेकिन चौथे दशक का वो आया नहीं, इसलिए मैंने ये कर दिया। ये सारी उनकी रचनाएं मेरी 51 कविता तक, और ये भी अटल जी ने उनके स्नेही ने उनको जुगाड़ा किया, संग्रह किया और उनका संपादन करके छापा। तो ये अच्छी बात है, ये उनके विचारों के परिचय है कल से जिस पर चर्चा। और विचारों के बारे में ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कि अटल जी के जीवन दर्शी विचार। कुछ लोग जो है सिर्फ मंच पर दहाड़ने वाले होते हैं, जीवन से और विचारों से कोई मतलब नहीं होता। शराब पीना कितना बुरा है उस पर रचना लिखेंगे, नाटक लिखेंगे, लेकिन कोई सायंकाल उसके बिना बीतेंगे, ऐसा नहीं। अंतर्मोही व्यक्तित्व नहीं, तो जीवन दर्शी विचार वो बताते थे। पहली बात कि हृदय बुद्धि ज्ञान से इंसान बने, नाम और शक्ल से नहीं, है ना, शक्ल से बहुत खूबसूरत अच्छी बात है, लेकिन जिनको शक्ल दी उनको अकल भी दे देता है तो बहुत अच्छी बात। लेकिन अटल जी का बार बार ये कहना था कि आप हृदय बुद्धि और ज्ञान से इंसान बने, आपका हृदय इंसान का होना चाहिए, आपकी बुद्धि भी इंसान की। इसलिए तो प्रसाद जी ने रामायण ने लिखा ना, इच्छा ज्ञान और क्रिया।
मन का प्रतीक, श्रद्धा हृदय का प्रतीक और ईड़ा बुद्धि का प्रतीक, इन तीनों में जब तक समय नहीं होता तब आदमी का संपन्न होना अधूरा है। तो ये तीनों जो है, इससे इंसान बनना चाहिए आपको, सिर्फ नाम से नहीं। अब नाम तो इतने बड़े रख रहे हैं, सागर सिंह, लेकिन तैरना नहीं आता। कमल नहीं है लेकिन चश्मा लगा के, इतना मोटा मोटा, किसी का हो तो माफ करेंगे आप मुझे, लेकिन नाम से कोई आदमी नहीं और शक्ल से भी कोई आदमी नहीं। तो उसमें ये तीन चीजें चाहिए, अटल जी के विचार में। और मैं इससे सहमत हूं कि हृदय से आदमी होना चाहिए, बुद्धि से और ज्ञान से। एक हाथ से ताली नहीं बजती, लेकिन अटल जी ने कहा कि चुटकी तो बजा सकते हैं। चुटकी मतलब बड़ा काम आप नहीं कर सकते, छोटा तो कर सकते हैं ना। इसके पीछे का विचार नहीं चाहिए। फिर मन से हार कर मैदान नहीं जीत सकते। मन आपका हारा होना, मन से नहीं हारना चाहिए। आपको लगना चाहिए कि मैं जीत कर क्या होगा, भले हार जाए लेकिन जीत कर क्या होगा। और ऐसा भी नहीं कि मैदान जीतने से मन जीत सकते हैं। इस पर मैं एक याद दिलाने वाली बात बताऊं कि जब प्रधानमंत्री थे और भारत की टीम को जो है पाकिस्तान में मैच खेलने के लिए भेजना था, तो अटल जी का कहना यह था कि मैदान जीत कर क्या हो आने वाले होली, लेकिन मन को जीत कर क्या। मैदान जीत करके तो आने वाले मन को भी जीत गया। और उस समय टीम ने काम किया। ये कोई वैचारिक चिंतन वाला ही आदमी जो है ये कह सकता है और उस तरह का घटित भी हो सकता है। एक और बात कि अटल जी आस्थावादी विचार के परिचायक थे। एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गढ़ा लेना चाहिए। एक स्वप्न टूट गया तो आदमी कहता है आप मेरा क्या जीना है, मेरी एक ही बेटी थी वो भी चली गई, मेरा एक ही बेटा था वो भी चला गया। अटल जी कहते हैं कि स्वप्नजीवी रहना चाहिए, आस्थावान रहना चाहिए, और इसलिए एक टूट जाए तो दूसरा बढ़ाना चाहिए। इसमें सकारात्मक विचार उनके मुझे बताने और कुछ। आदमी आता है, अपयश आता है, लेकिन आदमी को सकारात्मक सोचना चाहिए। ये विचार जो है उनके मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ी आज के समय में माने रखने वाले हैं। आदमी की पहचान मन से होती है, धन या पद से नहीं। ये आदमी की पहचान मन से। मन कितना बड़ा है, धन कितना बड़ा है उसके पास, कोई नहीं देखता बैंक बैलेंस जा सकती है। पद, किस पद पर काम कर रहा है, पद के बाद हट जाने पर कोई कुत्ता नहीं पूछता। लेकिन अगर मन से बड़ा हो, धन से, पद से गिरे, तो मन पर सब बातें आती है। अटल जी कहते हैं कि इसको बड़ा बनाओ। मुझे लगता है कि मेरे नए गजल संग्रह मकान नहीं, मन को भी शायद इनके विचारों का प्रतिबिंब हो सकता है। मकान नहीं, मन को भी साफ कर। गलती हो जाए उदारता से माफ, गलती हो जाए उदारता से माफ। तो ये चीज कि आपको मन से भी बड़ा बनना चाहिए। और अंतिम बात, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं और टूटे मन से कोई बड़ा नहीं। तो सारी चीजें आपको इतना सीखना है इस संगोष्ठी से कि आपका मन मजबूत और बड़ा और व्यापक होना चाहिए। फिर आपको अंतिम आप इस विचार दर्शन, जीवन दर्शन विचार की उनका कार्य, उनके विचार सुनने का काम है। सारी रचनाएं आप पढ़ करके जो मोहित होते हैं और बार बार आपको लगता है कि उसको सुनना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, पुस्तक पढ़ना चाहिए। आज लिखने वालों की कमी नहीं है, लेकिन भीड़ में खो जाने वाली रचना भी और रचना का हर दिन एक रचना छापने वाले प्रकाशक दिल्ली में, हर दिन एक रचना। तो एक प्रकाशक 365 रचना एक प्रकाशक छापता है। लेकिन वो रचना अगर विचार से प्रौढ़ हो तो मैं समझता हूँ कि उसकी चर्चा होती है। और ये अटल जी के विचार मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत मार्गदर्शक साबित होते हैं। अब इस मेरे वक्तव्य का दूसरा और अंतिम पार्ट है कि वो केवल विचार के रत्न नहीं थे, वाणी के। वाणी सबसे पहली बात, जैसे वाणी आता है, वाणी के रत्न थे तो
वाणी और हिंदी व्यक्तित्व की पहचान। इसलिए संयुक्त राष्ट्र में जब उन्होंने भाषण दिया था तो इस भाषा में दिया था, हिंदी में दिया था, उनको चिंता नहीं थी सामने वाली समझेगा कि नहीं समझेगा, क्यों दुभाषियत इसलिए है ना उसकी। और अनुवाद का काम तो बहुत पहले से हो रहा है और हर देश में हो रहा है। रूस तो सबसे आगे है कि मेरे अनुवाद चिंतन का काफी मुझे वहां उसके ग्रंथालय में देखते वही श्रेष्ठ रचना अगर छपी जाती है भारत में भी क्यों न हो, 2-3 महीने के अंदर उसका अनुवाद रूसी में। तो ये चीज थी कि वाणी अर्थात हिंदी में उन्होंने जो भाषण दिया, उनकी वाणी जो है वो उनकी पहचान बन गई थी और वो हिंदी थी। वाणी के रत्न इसलिए कि उनको सुनने के लिए लालायित हुआ। संयुक्त राष्ट्र के मन से हिंदी में दिया जाने वाला उनका जो वक्तव्य था, हर वाक्य हर शब्द उनके विचारों का भी और वाणी का भी परिचय दिखाई और ओजस्विता और तेजस्विता ये दोनों चीजें थी। धारा प्रवाही तो बोलते आवाज गति से बोलते थे, प्रभावशाली भाषण उनका था ही, लेकिन वाणी में आत्मीयता के साथ रुद्रापन और करारा, ये दो चीजें। नरसिंह राव ने उन पर जिम्मेदारी सौंपी कि जाकर के आपको प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करना है और वहां इस देश के विचारों को रखना है। अब उस समय वो प्रतिपक्ष के नेता थे और सत्ता पक्ष के प्रधानमंत्री उन पर यह जिम्मेदारी सौंप रहे हैं पीवी नरसिंह राव। तो अटल जी ने उनकी भी छुट्टी ले ली थी, स्वीकारा जिम्मेदारी, वो टाला नहीं, निभाया भी, लेकिन बोले कि हाँ अगर बात हमारी मानी नहीं तो कहेंगे कि ये तो प्रतिपक्ष के ही थे, उन्होंने अपना पक्ष मजबूत रूप से रखा नहीं होगा। तो ये करारापन, उदारापन तो था ही वाणी में, करारापन, चापलूसी करने वाले नहीं। वरना कोई होता तो कहता कि चलो मैं गुरुवाई करता हूँ आपके ही दल में आता हूँ, आप अगर मुझे इतना बड़ा दायित्व सौंप रहे हैं तो मंत्री तो बना ही देंगे आप ना। पैटर्निटी उनके आसपास अटक आती, हिम्मत नहीं, उनको पसंद नहीं। और जब प्रधानमंत्री बने थे तो अपने पास वाले नेता को अटल जी ने फटकारा, मैं नाम नहीं बता सकता, मेरी अपनी सीमा, लेकिन फटकारा अटल जी अपने साथ रहने को बिल्कुल चैन नहीं दिया। और कुछ संकेत ऐसे भी दिए थे कि 6 महीने पहले ही इलेक्शन कराया जाए तो ये कोई प्रबुद्ध आदमी नहीं, स्वयं और वाणी उनकी आवाज थी, प्रभावशाली थी और ये उदरा और करारापन जो था हमने बार बार सुना है। भाषण के दौरान एक और बात, भाषण के दौरान उचित ठहराव हुआ। ठहराव का मतलब बहुत आपने सही कहा, बहुत एक बात कहने के बाद थोड़ा रुकते थे और सामने देखते थे कि मेरे कहे हुए वक्तव्य का, वाक्य का क्या प्रभाव पड़ा है। वो किताबें नहीं, चेहरे भी पढ़ने होते। और इसलिए पॉज देने के 2 कारण हुआ करते थे कि एक श्रोता का प्रभाव देखना और खुद अपने को आजमाना कि मैंने जो बात की है उसकी पूर्ति हो रही है, सही था कि गलत। और ये पॉज था कि वक्ता को प्रभाव निरीक्षण का समय उसके बीच में जो मिलता था वो लेते थे और इसलिए लोग अटल जी को सुनने के लिए लगाई हुआ करते थे। वाणी के इतने सारे शब्द मिलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अटल जी के वाणी के डिजिटल प्लेटफॉर्म अगर आपको ज्यादा जानना है तो यहाँ जाकर के आप नहीं कर सकते, यूट्यूब कविता के संदर्भ में है, भाषणों के सारे ये उपलब्ध है। और जियो सावन एक है, उस पर उनकी कविताएं, उसको उनके भाषण ये सब देखने को मिलते हैं। एप्पल म्यूजिक ये भी एक नया ऐप है। मैं एआई का प्रयोग भी थोड़ा करना इससे कई दिनों से, तो इससे मुझे कई चीजें पता चली कि एआई पर भाषा देने के लिए कर्नाटक में, तो कर्नाटक भाषा में और साहित्य में एआई की भूमिका है। तो मैंने ये कहा कि एआई आज की तारीख में आया है, ऐसा मत मानिए। मेरी ये मान्यता है कि एआई रामायण और महाभारत के काल से चल रहा है।
विषय ये नहीं है, लेकिन एक उदाहरण बताता हूँ कि रामायण के काल का एआई जो है, ये मारीच का कसम और पंचवटी में रावण ने जो सीता का हरण नहीं कह रहा हूं मैं, अपहरण कह रहा हूं, हरण सामान्य है, अपहरण सही शब्द है। तो क्या मारीच का नहीं था उस समय के, और मारीच को राम को सीता को भी पता था कि ये मायावी है, सब है, लेकिन कार्य कारण भाव करना था। कार्य कारण भाव इसलिए कि अगर सीता लंका में नहीं जाएगी तो वहां के बंदी खाने में जो रावण के इसने देवता लोगों को जो रखा था वो पीड़ित थे, वो बेचारे कह रहे थे, आग्रह कर रहे थे कि जाओ, है ना, और सीता को भी कह रहे थे, सीता को भी पता था कि वो रावण है। ये न्याय का रूप था उस समय का, उसको हम माया भी कहते हैं। तो गई भिक्षा की, लिखा भी लागी, है ना। अब लक्ष्मण ने कह दिया था कि इसके बाहर मत जाओ, लेकिन जानू क्या जानती नहीं जानती, लेकिन राम के पास लक्ष्मण की मदद के लिए जाए, इसलिए मारीच का हे सीता हे लक्ष्मण दौड़ो और मुझे बचाओ, ये राम की आवाज, ये उस समय का ही आई। फिर आगे जो रावण बैरागी बनकर के आया था वो भी क्या, उसके बाद क्या मैं बताऊं कि अहिल्या जो चट्टान बनकर के उद्धार के लिए तरस रही थी, उसके पहले भी न्याय का प्रयोग था, और देवता का राजा भी जो है न्याय का प्रयोग करके उसकी पति के रूप में आया था, ऋषि के रूप में गौतम लोग, और उसका शरीर पाया। जब ऋषि तब तक आए, उन्होंने देखा और उन्हें शाप दिया और भगेंद्र बन गए, है ना। और इन्होंने कहा कि मेरा क्या कसूर है, आपके रूप में आ रहे हैं। तो फिर उन्होंने उस शाप, चट्टान बनेंगे तो वो था, लेकिन उस शाप दिया, बड़े थे ऋषि, बड़े थे उस समय, तो शाप दिया कि राम आएंगे और तब तुम्हारा उद्धार होगा। तो ये उस समय का मैं समझता हूँ, कही है, मैं खैर उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन सच ये है कि अगर आपको स्रोत खोजते हैं तो सारे अटल जी आपकी मुट्ठी में, मतलब वो साधन ऐसे है, इसका प्रयोग करके आप पा सकते हैं। आप बहुत खुशकिस्मती है, खास करके छात्र और शोध छात्र में। मुझे जब शोध करना था, मैं जब शोध करता था 85-86 में, तब मुझे एक उपन्यास नहीं मिला था, दिल्ली का दलाल, और दिल्ली का दलाल पूनापुर के सारे ग्रंथालय, पूना मुंबई के ग्रंथालय और दिल्ली के सारे ग्रंथालय प्रकाशक आउट ऑफ, और वो उपन्यास था दिल्ली का दलाल, पांडे विचित्र उग्र का, बहुत उग्र भाषा में लिखा हुआ। भूमिका में आह्वान किया गया था कि है कोई माई का लाल कि सामने आकर के इस लेखक के मुंह पर फूंक करके कहे कि तूने जो लिखा है गलत लिखा है और सच गलत ना। तो वो मिला नहीं, और मुझे उपन्यास नहीं मेरा काम था, तो मैं, क्योंकि उस समय साधन कम थे, आज एक क्लिक पर आपको सारे साधन होते हैं। सामग्री संकलन 2-2 साल लगता था, आज 2 दिन में 2 घंटे में सामग्री मिल जाती। इसलिए शोध छात्र उसका प्रयोग करें, और इसलिए भी वो जो ऐप भी आ गए, है ना, प्लेगरिज्म का ऐप भी आ गए, क्योंकि कट पेस्ट आ गया, और कट पेस्ट के लिए अगला ये है कि एआई का प्रयोग। आज अगर आप आपका विषय तय करेंगे, आपकी सिनॉप्सिस डाल देंगे और कमांड दे देंगे, तो पूरी थीसिस बना करके आपके सामने। मैंने भाषण देते समय भी कहा था कि मैं कुछ चीजें बताऊं, लेकिन इसका प्रयोग आप नहीं करेंगे, और कुछ चीजें मैं बताऊंगा। एआई इतना खतरनाक वरदान है, गजब, आप प्रयोग कैसे करना आप पर निर्भर, ये वरदान है, लेकिन निश्चित रूप से कते की घंटी में बजाने। मैं अगर पूछूं सभागार में जितने सारे छात्र बैठे हैं, चाट जीपीटी का प्रयोग करने वाले कितने हैं, मैं उन्हीं निर्देश से जानना चाहता हूं। चाट जीपीटी का प्रयोग करने वाले कितने लोग हैं, उन्हीं निर्देश करें। 1, 2, 3 उंगलियां सिर्फ दिख रही है, अच्छा है। अगर 50% होती तो बहुत अच्छा मैं कहता, खैर एक के ऊपर न होती तो और अच्छा कहता मैं। इसका कारण ये है, इसका कारण ये मैं बताऊं कि एक टीचर ने अपने छात्रों को बताया कि कल इस विषय पर निबंध लिखें, और निबंध लिख करके लाया, और सबके जांचे, और जिनका जांचा उनको उन्होंने खड़ा किया, और एक शब्द का मतलब पूछा, उस शब्द का मतलब वो नहीं जानता था, ताकि टीचर होता
टीचर जानता है कि इसकी क्या होता है, उसको पता होता है और हर एक पर टीचर, तो उसको इसका आपको बताना नहीं आया और उसने कहा कि मुझे ये जानना है कि ये तेरा अपना लिखा हुआ नहीं है, तो उसने हाँ किया। मुझे इससे आगे ज्यादा कुछ कहना नहीं है, मुझे इतना कहना है कि इतने सारे आधुनिक साधन हैं, इसलिए अटल जी के विचार आपको बहुत ज्यादा ये प्राणायाम करने की जरूरत नहीं है। आज आप उसका प्रयोग लेकिन आप सीमित रूप में करें, आगे बढ़ने के लिए करें, तो बहुत अच्छा होगा कि जब आपके यहाँ अगर मुझे आना है, यहाँ का माहौल कैसा है, तो यहाँ के अध्यापक की मेंटालिटी, यहाँ के छात्र कैसे, उनकी रुचि किसमें है, ये सब, और मैं ये करके जाता हूँ और इससे मुझे पता नहीं चला है। तो ये है कि अटल जी के संदर्भ में उनकी रचनाएं, उनके वाणी का परिचय देती है और इसलिए उनकी कविता बार बार सुनने को पढ़ने को मन होता है। आप सब गवाह है, इसके बारे में मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन इसके लिए चश्मदीद गवाह आप भी, आप सुन रहे थे इसलिए मुझे बोलना पड़ा, इसके लिए जिम्मेदार आपकी थोड़ा समय का है ना, देना चाहता था मैं, है अंतिम बचा है ये बिना बताए जाना, मेरी 700 किलोमीटर की यात्रा, 350 आना और जाना, वो सार्थक नहीं होते और ये होना चाहिए, खास करके शोध छात्रों को इतना बड़ा थीसिस लिखने के बाद एक वाक्य में निष्कर्ष बताइए आना चाहिए। मैं भी पूछता हूँ, मैंने 500 से अधिक प्रबंध जांचे हैं इस देश के, और तो मैं पूछता हूँ कि एक वाक्य में आपके प्रबंध के बारे में क्या निष्कर्ष बता, नहीं बता सकता, टीम में बोल सकता है लेकिन निचोड़ नहीं बोल सकता। अगर इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के साहित्य पर संगोष्ठी आयोजित की है तो मुझे लगता है 4-5 बिंदु तथ्य को रेखांकित करने के लिए भारत अटल बिहारी वाजपेयी जी विचार और वाणी के, इसको हम रेखांकित करें, ये उपलब्धि है इस गोष्ठी की, ऐसा मुझे उन पर संगोष्ठी लेना माने भूले बिसरे मूल्यों को याद करना, भूले बिसरे, इस तरफ मेरा इशारा, इसलिए ये संगोष्ठी साथ भगवत चरण वर्मा के उपन्यासों का एक उपन्यास तो बुरे विषय मूल्य की जो हमें आत्मचिंतन के लिए प्रवृत्त करते हैं, वो करने के लिए अगर हम तैयार है तो निश्चित रूप से ये सेमिनार का उद्देश्य अटल जी के विचार आज और अधिक प्रासंगिक प्रतीत होते हैं, इसको हमें याद रखना। और ये सारे बिंदु उसके चर्चा हुई। अटल जी के जो विचार है सर्वस्पर्शी होने के कारण प्रतिपक्ष भी मानता। आज एकांत कोई ऐसा हो तो हम वो नाम जानना चाहेंगे कि प्रतिपक्ष भी मानता है या था, ये इस तरफ भी इशारा हमारा चाहना चाहिए। इतना व्यक्तित्व विराट या बड़ा तब हो सकता है जो विचार दर्शन, जीवन दर्शन और अगला जो निष्कर्ष है, भारत और विश्व विकास में उनके विचारों का कोई विकल्प नहीं, कोई पता नहीं। उन्होंने अंत में जय जगत नहीं कर सकते, जय जगत, जय हिंद नहीं सकते थे, जय महाराष्ट्र कहे बिना इस राज्य का कोई नेता नीचे बैठना अपना अपमान समझता है, भले उसके प्रति प्रेम हो। और ये अटल जी का कोई विचार नहीं। और अंतिम बात मुझे इस रूप में स्थापित करनी है, ये मेरी अपनी मान्यता है, अजीत चौहान की मान्यता है। जरूरी नहीं है कि आप इससे सहमत हो, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि स्वाधीन देश के विचार चिंतक अटल जी के देश का मैं भी निवासी हूं और इसलिए मुझे भी इस देश का नागरिक होने का गर्व है। बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन संयोजक का, जिन्होंने हम सबको विचार करने के लिए पिछले कई दिनों से अवसर दिया और ये विचार विमर्श किया। तो मैं समझता हूं कि फिर एक बार संयोजक के लिए आप सबके बीच में अभिनंदन करना चाहता हूं। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई कि इस तरह का आयोजन का ये करके आपने बहुत हिम्मत करा
बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मित्र इंग्रेज जी का धन्यवाद मैं नहीं कह सकता, क्योंकि उनकी आत्मीयता को हम प्रतिदिन याद रखें, यही मैं अपने आप से कहता हूँ। आप सब ने धैर्य से सुना, इसलिए आप भी अभिनंदन के अधिकारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद सर जी। आपकी वाणी से हमने सुन लिया कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के विचार और वाणी के किस तरह रत्न थे। आप भी, तो मैं कहती हूँ कि आप भी उनसे कम नहीं है, क्योंकि उनका जय बोलने वाले ये जो काव्य संग्रह है, तो उसमें से उन्होंने क्या किया कि सबको, नौजवानों को प्रेरणा दी है। और आज का जो ज्वलन उदाहरण है शादी का, तो उसमें उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से इमेज और शादी, इसके माध्यम से उन्होंने अपने विचार उसमें व्यक्त किए हैं। एक दोस्त अंग्रेजी था और एक इंडियन, तो दोनों दोस्तों में बातें होती है कि जो इंडियन दोस्त होता है तो वह कहता है कि अपने दोस्त से मुझे क्या करना है, मेरी माँ बाप की इच्छा है, मुझे क्या करना है, भारत जाना है। उनका सपना है कि मेरी शादी हो और आंखें देखे मेरे उनके सामने मेरी शादी हो जाए। तो जो वह अंग्रेजी दोस्त होता है तो वह कहता है कि भारत जाने की क्या जरूरत है। तो उसमें क्या करते हैं कि तुम इतनी चिंता क्यों करते हो, अब तो शादियाँ ईमेल से भी होती है। तो वह अंग्रेजी दोस्त बोलता है कि अब तो शादियाँ क्या होती है, ईमेल से भी होती है। लेकिन धीरे से भारतीय युवक बोला, लेकिन हमारे यहाँ शादियाँ ईमेल से नहीं, फीमेल से ही हो जाती है। यह हमारी संस्कृति है और यहाँ जो तकनीकी सुविधाएं बढ़ गई हैं, ईमेल से होती है, लेकिन उसका क्या फायदा। जिस तरह विज्ञान शास्त्री वरदान, उसी तरह जो भी हो रहा है, जो अच्छा है वो हमें लेना चाहिए और जो बुरा है तो उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहिए। उस तरह सर ने अभी बताया था कि एआई का उदाहरण बहुत पहले से था, लेकिन अब सब क्या कर रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं। जो अच्छा है तो उसे हमें जरूर स्वीकार करना चाहिए। इसलिए वह भारतीय योग बोलता है कि मुझे यंत्र से ध्यान नहीं रचना है, कुल वंश को जो बचाना है, तो शादी ईमेल से नहीं, मुझे फीमेल से ही करनी है। तो इस तरह इन्होंने भी, यह भी एक रत्न है, इन्होंने अपने विचार बहुत सारे और उनकी कविता संग्रह में बहुत सारे बताने के लिए है। लेकिन अभी अध्यक्ष के रूप में जो भगवान जैसे देवदास इंग्रेज सर जी हैं, उन्हें भी हमें सुनना है। तो मैं विनती करती हूँ कि देवदास इंग्रेज सर जी अपने विचार व्यक्त करें। सर्वप्रथम स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी जी को अभिवादन। कल के उद्घाटन सत्र में भी मैं था और आज भी फिर मुझे यहाँ आना पड़ा अपने मित्र के साथ, कारण पहले से ही हम दोनों के बीच ये बात हुई थी कि मुझे धाराशिव आना है। हम दोनों सहपाठी रहे और लगभग 40 साल से हमारी मित्रता अभी तक बनी है। मैं तपस्वी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट इस संस्था